हेलो फ्रेंड्स। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा का अधिकार आरटी 2009। जो ये मेरी वीडियो है, जो आपके पेपर की दृष्टि से जैसे केबीएस पीआरटी या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी, मतलब जो भी सीडीपी का सेक्शन आ रहा है, तो ये आरटी 2009 उसके पेपर की दृष्टि से देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और बहुत कम समय में इस वीडियो को पक्का आप पूरा शुरू से एंड तक देखना। पक्का गारंटी से आपको बहुत मजा आएगा और गारंटी से मैं कहता हूं कि ऐसे ट्रिक से मैं आपको पूरा का पूरा ये वीडियो याद करवा देंगे। बस मेरी वीडियो को देखते रहें शुरू से लेकर अंतिम तक, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके आते रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये मेरा जो टॉपिक है ये है शिक्षा का अधिकार आरटी 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो देखो, सबसे पहले ये पॉइंट बनता है कि जो शिक्षा का अधिकार है ये सबसे पहले किस वर्ष में संविधान के कौन से संशोधन के तहत ये आया था। तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 2009, तो 2002, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के तहत, कौन से संशोधन के तहत, 86वें संशोधन के तहत। और इसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आप याद कर लेना 21A, 6 से 14 वर्ष तक के सभी जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या बात करी गई है, फ्री एजुकेशन कंपलसरी कह दिया गया था कि सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। आप याद कर लीजिएगा। आप वर्ष 2002 में आया था संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, अगर इसकी प्रस्ताव की बात करें तो ये 2009 में आया था। कब आया था, 2009 में। अगर हम पारित करने की बात करें, अगर हम पारित करने की बात करें तो 2010 में ये लागू हो गया था पूर्णतः। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक जरूर देखें, नहीं तो आप पक्का कुछ ना कुछ नंबर खो के जाएंगे आप। चलिए, तो धारा अगर 5 की बात करें तो इसमें यह बताया गया था कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई भी खेलने खेलने का या सामान नहीं है, जैसे मतलब मान लो खो खो का जैसे है, जितने भी सामान वगैरह हैं, अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आप दूसरे स्कूल में जाके उसका यूज कर सकते हैं। या खाने पीने की जो सामग्री है तो उससे अरेंजमेंट कर सकते हैं, या पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था नहीं है तो दूसरे स्कूल में जाके हम जा सकते हैं। ये धारा 5 के अंतर्गत है। ये सारा का सारा मेंशन किस में कर रखा है, धारा 5 के अंतर्गत मेंशन कर रखा है कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार। चलिए, अगला मेरा इसमें है लेसन 4 में क्या आता है। लेसन 4 में ये आता है कि स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व, मतलब इसका मतलब ये बता रखा है कि जो स्कूल है और पेरेंट्स हैं, जो आपके आपके माता पिता हैं, मतलब बच्चों के माता पिता हैं, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है ना, ये नहीं कि पेरेंट्स इसमें कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, नहीं, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अगर धारा हम 12 की बात करें, धारा यदि हम 12 की बात करें तो धारा 12 में क्या बता रखा है कि दो आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट निजी स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थी के लिए। तो इसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए बात करी गई है कि कितने परसेंटेज है कि जो रिजर्वेशन है उनका, तो 25% है। ठीक है, चाहे वो निजी हो चाहे ये प्राइवेट स्कूल हो, कितने परसेंटेज मिलेगा बच्चों को, 25%। किसको मिलेगा ये मिलेगा गरीब विद्यार्थियों को मिलेगा। अगर हम आगे अपने पॉइंट पे बात करते हैं तो ऐसे बच्चे को सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता या फिर इक्वलिटी पर आधारित पेडागोजी या यूज करना चाहिए। आप इसका मतलब समझ नहीं रहे होंगे। इसमें यह बता रखा है कि ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए टीचर को साम्यता, मतलब टीचर को क्या होना चाहिए, एक इक्वलिटी पर आधारित होना चाहिए, पेडागोजी का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए ज्यादा है किसी बच्चे के लिए कम है। यहाँ पर इक्वलिटी की बात करी गई है। ये किसकी बात करी गई है, इक्वलिटी की। अगर धारा 13 के अंतर्गत देखें, जो भी हमारा है, ये धारा किसमें था, ये धारा हमारा, ये 12 धारा के अंतर्गत था, इक्वलिटी की बात करी गई है और कितने परसेंटेज सीट रिजर्व रहेगा उसकी बात करी गई है। अगर हम बात करते हैं धारा 13 की बात करें तो धारा 13 में क्या बता रखा है, धारा 13 में ये बता रखा है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना पेनल्टी देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फीस के लिए कोई पेनल्टी देता है या फिर कुछ भी करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा।
कोई भी ऐसा टीचर या फिर कोई भी स्कूल वगैरह ऐसा नहीं कर सकता है। धारा 14 के अंतर्गत क्या दे रखा है, धारा 14 के अंतर्गत ये बता रखा है, 14 के अंतर्गत ये बता रखा है, किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी बालक में अगर एज प्रूफ नहीं है तो वो मतलब जो स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं या फिर मतलब जो एडमिशन चार्ज है वो आपसे मना नहीं कर सकते हैं और आपको कैसे भी भगा नहीं सकते हैं एज प्रूफ ना होने पर, और उनको विद्यालय के अंदर प्रवेश करवाना ही पड़ेगा। ये धारा किसके अंतर्गत दे रखा है, ये धारा 14 के अंतर्गत मेंशन कर रखा है। अगर हम धारा 15 की बात करें, यदि धारा हम 15 की बात करें तो धारा 15 में क्या दे रखा है, नो डेनियन, यहाँ पर दे रखा है कि नो डेनियल ऑफ एडमिशन, मतलब बच्चे को, यहाँ पर दे रखा है बच्चों को हर पल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आरंभ में हो या बीच में। ऐसा होता है कि आपने देखा होगा स्कूल में कि कुछ स्कूल यहाँ पर ये मना कर देते कि नहीं आप बीच में आए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अब उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये धारा किसके अंतर्गत बता रखी है, ये धारा 15 के अंतर्गत है। अगर धारा हम 16 की बात करें तो धारा 16 में क्या बता रखा है कि ये देखो, इस स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जा सकता, स्टूडेंट को क्लास में ना तो फेल किया जा सकता, ना ही विद्यालय से बाहर निकाला जा सकता। जब ये धारा 16 के अंतर्गत ये था तो बहुत ये टीचर थे, बहुत लोगों ने इनका ये विरोध भी किया कि अगर ऐसा आपने अरेंजमेंट ये किया है कि बच्चे को फेल नहीं कर सकते तो बच्चे फिर डर खत्म हो जाएगा, फिर आगे बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बिठाई थी। तो आगे चल के मतलब ये है कि उसे फेल करना ही नहीं है, उसे फिर से पेपर दे दो, फिर से उसका पेपर दो, पर उस स्पेशल कमेटी बिठा दो जिससे उससे अच्छे से अच्छे उसे पढ़ा सके, मतलब टीचर को फिर से पढ़ाना पड़ेगा, पर हम उसे फेल नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर एक्सप्लेन करिए, ठीक है, जो सा टॉपिक समझ में नहीं आया हो। तो आगे चलते हैं, धारा 17 के तहत अगर बात करें तो धारा 17 में क्या बता रखा है कि बच्चे को शारीरिक दंड मतलब फिजिकली पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं, या फिर उसे हम मतलब प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। आज के ज़माने में तो आपको देखा ही होगा कि वैसे अब मारना बिल्कुल ही, पनिशमेंट देना बिल्कुल ही मना है। यहाँ पर देख देख सकते हैं कि एक शिक्षक है और बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं डंडा लेके। तो ऐसा बिल्कुल भी वर्जित मना है। और ये किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 17 के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा आता है तो भैया दिक्कत है। अगर इस धारा 21 के अंतर्गत बात करें, धारा 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आता है। जो भी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी वगैरह है, ये सारा का सारा धारा 21 के अंतर्गत आता है। जब आप केबी में सिलेक्शन ले जाएंगे तब उसमें पता चलेगा किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है। धारा अगर 24 की बात करें तो धारा 24 में क्या दे रखा है, शिक्षक के कर्तव्य या फिर टीचर्स ड्यूटी आती है। धारा 24 के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षक के कर्तव्य या फिर टीचर्स ड्यूटी आती है। इसमें क्या कहा गया है, मोटा मोटा अंदाजा डाल लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। चलिए एक नज़र फिर से डालते हैं। देखो, शिक्षक के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, धारा 23 की उपधारा या फर्स्ट के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित को कार्यों का पालन करेगा। क्या पालन करेगा, जैसे विद्यालय में उपस्थित होने की नियमित और समय पालन, मतलब समय पर टाइम पे पहुंचना स्कूल में, और अपना टाइम टेबल से आना और जाना। और धारा 29 की उपधारा सेकंड के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। जो भी मतलब पाठ्यक्रम में था उसे संचालित करना है अच्छे से, और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है वो सारा का सारा क्रियान्वयन करना। मतलब सीधी सी बात है। और इस वाले पॉइंट में ये दे रखा है कि माता पिता से बैठक में नियमित तरीके से उनसे बातचीत करें और मिलें और बैठक करें, उनसे बुलाएं स्कूल में। और बच्चे बच्चे के साथ में उन्हें गृह कार्य भी दें, समर्थन दें उन्हें। इस प्रकार से इसमें उनके ड्यूटीज वगैरह दे रखी हैं। अगर आगे बात करते हैं धारा 25 के अंतर्गत, धारा 25 में क्या बता रखा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो बता रखा है। क्या बता रखा है, धारा 25 में टीचर स्टूडेंट रेशियो बता रखा है। अगर हम आरटी के अनुसार प्राथमिक या फिर प्राइमरी क्लास की बात करें तो शिक्षक और छात्रा और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। अगर अपर की बात करें, अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो 35:1 का हो जाता है, अपर प्राइमरी की बात करें तो। अगर हम ऐसे ही आरटी 2009 के अनुसार अगर बात करें कि 1 से 8 तक के, कक्षा 1 से 8 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 2 से अधिक है तो विद्यार्थियों एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 है। अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत मेहनत से आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ।
और ऐसे ही हम वीडियो और भी लेके आते रहेंगे। तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। आगे चलते हैं। आगे, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो उसके लिए प्रावधान एक प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल और 5 शिक्षक होने चाहिए। अगर बच्चे कितने हैं, 150 से अधिक हों तो एक भैया प्रिंसिपल हो और 5 शिक्षक हों उसमें, ठीक है। और इसमें भी मैंने बताया था कि 200 से अधिक और विद्यार्थी की संख्या कितनी, 40:1 है। धारा 27 के अंतर्गत बात करें, जो भी ये धारा है, ये आपका ये धारा 25 के अंतर्गत दे रखा, रेशियो वगैरह कितना क्या है। प्राइमरी में मैंने 30 रेशियो बताया था एक, और अपर प्राइमरी में 35:1 बताया था। अगर हम 1 से 8 तक की बात करें और 200 से अधिक है तो 40:1 हो जाएगा। 150 से अधिक के बच्चे हैं तो आप याद कर सकते हैं कि 5 शिक्षक होने चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए। मैं साथ ही साथ आपका रिवीजन भी करवाता चल रहा हूँ, आपको दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर हम बात करें, यदि हम धारा 27 की बात करें तो 27 में ये बता रखा है कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है या कहाँ कहाँ नहीं लगाई जा सकती है। सिर्फ 3 जगह पर उनको ड्यूटी में लगाया जा सकता है, जैसे जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी उनको ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये मेंशन पिक्चर के साथ में कर रखा है। अगर हम आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितना कार्य की आवश्यकता है, ये अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितना है, तो ये 45 घंटे है। कितना है, 45 है। अगर हम बात करते हैं कि आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य कितना है, तो अगर बात करें तो 800 घंटे हैं और 200 दिन है। याद कर लेना भैया कि ये क्या है, प्राथमिक स्तर पे 800 घंटे हैं, 200 दिन है। अगर हम बात करते हैं आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, एकेडमिक आवर्स व कार्य दिवस होता है तो 1000 होता है घंटे और 220 दिन होते हैं। ये अपर के लिए है। और लोअर के लिए कितना बताया था मैंने अभी, 800 और 200, 800 और 200, ठीक है। अगर हम बात करें कि आरटी के अनुसार 8th क्लास तक सभी बच्चों को, आरटी के अनुसार 8th क्लास के सभी बच्चों को मातृभाषा, मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। मदर टंग की बात कर रहे हैं, 8th क्लास तक मदर टंग में बात हो रही है कि शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि 2009 के अनुसार बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा अब व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेरा जो वीडियो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। तो कहने का मतलब है, मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। कोई अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनका भी भला हो। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।